सो नाउ एनबीसीसी लिमिटेड अब देखिए 179.35 का प्राइस देखने को मिला है एंड स्ट्रगल कर रहा है ये प्राइस। आपके सामने हाईएस्ट साइड से जो गिरावट आई है वो अभी तक भरी नहीं है, जबकि बोनस जैसी खबर है एंड बोनस की डेट आपके पास दिन ब दिन आती ही जा रही है। अगर आप देखें तो ऐसे में एनबीसीसी कर क्या रहा है एंड यहाँ पर जो ऑर्डर बुक है उसके अंदर एक बड़ा इजाफा भी देखने को मिला है, जो कि एनबीसीसी के लॉन्ग टर्म का विजन जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग करता है। 15 मार्च 2024 111 रुपए 85 पैसे का प्राइस था एंड इस स्टॉक ने हाई लगाया 210 212 रुपए के आसपास का, और वहां से अभी यहाँ पर जो है हमें डाउन देखने को मिल रहा है 10% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली 10-12% की। बट एक मूव देखिए आप कि एनबीसीसी चलते वक्त करता क्या है। ये आपके सामने चार्ट है, लाइन चार्ट है एंड यहाँ पर ना एक एनबीसीसी की चाल है, इस स्टॉक की चाल है कि पहले गिरेगा फिर चलेगा, फिर चलेगा फिर गिरेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है वो मूव देखने को मिल जाता है। चाहे आप पूरा चार्ट को खंगाल लीजिए 6 महीने के, आपको सेम मूव देखने को मिलेगा। चलेगा तो गिरेगा जरूर, फिर चलने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर है। अब बोनस जैसी खबर है, अब बोनस की जो डेट है वो आपको पता ही है कि भैया 7 अक्टूबर को आपके सामने बोनस एडजस्टमेंट के साथ खुलेगा। यानी कि 6 अक्टूबर तक अगर आपके पास शेयर है तो आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज 7 तारीख को बोनस के साथ ये खुलेगा एंड वो डेट दूर है। अब अभी से अगर कोई एक्शन बन जाएगा तो उस डेट को क्या हलवा मिलेगा क्या, ये बात रहती है। ट्रेडर हो या किसी भी हो, अगर मूव आना है तो उस डेट के 4-5 दिन पहले आता है एंड वही चीज होगी। आपका अभी 6 अक्टूबर 7 अक्टूबर का जो डेट है वो काफी दूर है। बोनस की खबर आई, स्टॉक चला, लेकिन उसके बाद गिर गया, वो इसीलिए क्योंकि डेट अभी दूर है। अब यही अगले हफ्ते होती तो यहाँ पर पता चलता। अभी दूसरी बात आप आराम से ये समझ सकते हैं, ये आपके सामने डिलीवरी प्लस वॉल्यूम डेटा है, ठीक है। ये कैंडल आपको क्या बता रही है कि अभी ये कैंडल जो है ना साइज यहां तक जाता था, यानी कि ट्रेडर का जो इंटरेस्ट है वो काफी रहता था। लेकिन आज के टाइम में आपके सामने कुछ ये है, जो बड़ी बड़ी कैंडल बनती थी एक एक दिन में, वो आज की डेट में आपके सामने ये देखने को मिलती है। एंड ऐसे में हमें समझ में आता है कि ट्रेडर का जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल गायब है इस स्टॉक से। एंड जो रिटेल निवेशक ये सोचते थे ना कि हम पीएसयू चला रहे हैं, पीएसयू हमारे दम पे चल रहा है, हम ही बोल रहे हैं, बियर तो यहाँ पर जो है ना खत्म कर देंगे उसको, वो मैं आपको बता दूं कि रिटेल निवेशक एक झांसे में था, खुद की एक मेंटलिटी खराब कर चुका था। एंड आज की डेट में क्या रिटेल निवेशक इसमें है? नहीं, बिल्कुल है। सभी स्टॉक्स के अंदर, पीएसयू स्टॉक्स के अंदर है, लेकिन वो स्टॉक नहीं चला पा रहे क्योंकि चलाने के लिए ना फंड की जरूरत होती है। एंड जो फंड आते हैं ना, जो छोटी मोटी ट्रेडिंग फर्म्स होती हैं, वो यहाँ पर जब पैसा डालते हैं ना तब ये स्टॉक चलते हैं एंड उसके बाद रिटेल निवेशक आता है, ये हकीकत है। बट एनबीसीसी एक ऐसा स्टॉक है कि अगर आप देखें पीएसयूज के अंदर 30% की गिरावट आ चुकी है। आप देखें हुडको के अंदर 30% की गिरावट है। आप देखें बाकी के अंदर और स्टॉक्स हैं, रेलवे स्टॉक्स आप देख लीजिए 30% की गिरावट है। बट एनबीसीसी बिकॉज ऑफ इट्स ऑर्डर बुक एंड चीपेस्ट वैल्यूएशन, उसकी वजह से शायद आपको जो है करेक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। सो दैट ये एक बहुत ही पॉइंट करने वाली बात है। एंड इसके बाद यहाँ पर जो है ना मेरा ध्यान बस यही आता है कि एनबीसीसी की ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है, जिसके ऊपर आपका याद ही नहीं है, ध्यान नहीं है आपका। अगर आप देखें तो FY25 के अंदर 23,500 करोड़ के ऑर्डर मिले एंड 70,000 करोड़ का ऑर्डर यहां पर क्रॉस कर लिया 18 जून 2024 के हिसाब से, ये खबर है, ठीक है। 70,000 करोड़ का ऑर्डर जो है ऑर्डर बुक वो बन चुका है इनका। एंड अभी अगर आप देखें 2-3 दिनों में 3,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक जुटा लिया है, समझ रहे हैं ना। तो लग रहा है कि इस साल के एंड तक 31 दिसंबर 2024 तक पॉसिबल है कि ये 80,000 करोड़ पर खड़े हो। तो इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद भी अगर किसी को तकलीफ हो रही है एनबीसीसी के अंदर, तो आपको समझ लीजिए कि आपको उन स्टॉक्स की आदत लग गई है जो 10-10% लगातार चलते हैं। एंड वो सिर्फ और सिर्फ इवेंट बेस्ड था भाई, कौन समझाए आपको 10-10% नहीं चलते हैं। वो ट्रेडिंग जो फर्म्स होती हैं जो ट्रेडिंग करती हैं डेली बेसिस पर, उनका यहाँ पर था हिसाब, ठीक है ना। कोई रिटेल निवेशक आते थे उनके बाद, अब वो जा चुके हैं। जब वो इनका इंटरेस्ट आएगा तब वो वापस आएंगे, फिर तुम भी वापस आओगे ट्रेडर, समझ रहे हैं ना। तो यही चीज है, यही साइकिल है चल रही है मार्केट के अंदर। एंड मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड का जो पैसा लगा है ना, ये किसी भी पीएसयू स्टॉक के अंदर ज्यादा लगा नहीं है। मतलब जो हवा हवाई चले उनके अंदर 20-30 करोड़ रुपए का यहाँ पर म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, खरीद रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना। हुडको के अंदर आप जाकर देख लीजिएगा। बट एनबीसीसी
ये आपके सामने देखने को मिलती है। 751 करोड़ रुपए सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेड फंड, ये यहाँ पर जो है ना आपके सामने लगा रखे हैं। बड़े बड़े यहाँ पे जो है ना फंड स्कीम है जो कि यहाँ पर पैसा लगा रखे हैं एनबीसीसी के ऊपर। तो ये बताता है कि क्वालिटी है और क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। एंड जो लॉन्ग टर्म वाले हैं ना, मैं आपको बता दूं, आरओसीई आपने कितना एक्सपेक्ट किया होगा इस कंपनी, कभी देखा है आरओसीई कितना है? यही सारी चीजें जो है, यही पॉइंट जो होते हैं ना, वो नोट करने वाले होते हैं। एंड वही बताते हैं कि कौन ज्यादा रिटर्न कमा के देगा। ये 2-3 दिन में कमाते हैं, फिर 30-40% की गिरावट आ जाती है, पूरा रिटर्न गायब। समझ रहे हैं ना? ये वो स्टॉक्स में से नहीं है। आरओसी आपके सामने कितना देखने को मिलता है? डीएलएफ का 5.91% का आरओसी देखने को मिलता है। माइक्रोटेक डेवलपर का 10.91% का देखने को मिलता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज का 6.38% एंड प्रेस्टीज ई स्टेट अगर आप देखें 16.36%। ये टॉप 4 कंपनी है। आप जानते हैं एनबीसीसी का कितना है? 37% आरओसी है 2024 मार्च के हिसाब से। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस लेवल पर बैठे हैं। एंड एनबीसीसी सेल्स के हिसाब से इस सेक्टर के अंदर सेकंड पोजीशन पर आती है। बट एक ही प्रॉब्लम है इस कंपनी के साथ, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। इन कंपनियों की जो प्रॉफिट है ना, उसके कंपैरिजन एनबीसीसी 440 करोड़ रुपए पर बैठे। बस इतना ही अंतर है। अब आप समझ लीजिए। तो अभी उस हिसाब से जो आपका पी रेशियो है वो हाई देखने को मिलता है। जो आपका सबसे बड़ा जो एक देखने वाली बात है, प्राइस टू बुक वैल्यू, वो आपको हाई देखने को मिलता है। ये एक सबसे बड़ी बात है। दैट्स वाई एनबीसीसी का स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना, थोड़ा सा यहाँ पर महंगा लगता है। बट ऐसा नहीं है, इसको यहाँ पर जो है ना वैल्यू इसीलिए मिल रही है क्योंकि भरोसा है कि हाँ भैया, मैनेजमेंट ने थोड़ा एक्सपेंसेस को कवर करना स्टार्ट किया ना, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अचानक से जंप दे जाएगी। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो वैल्यू है भी नहीं। मार्केट कैप के हिसाब से देख लीजिएगा, इन कंपनियों का मार्केट कैप देख लीजिए, अंतर मिलेगा आपको एनबीसीसी और इनमें। तो बहुत कुछ बोलना नहीं है एनबीसीसी के ऊपर, इसके फंडामेंटली बहुत कुछ बोलते हैं। हालांकि मिड टर्म आपको जो है ना, शॉर्ट टर्म मिड टर्म में आपको जो है गिरावट का सिलसिला देखने को मिल सकता है, क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स जो है वो नेगेटिव ट्रेंड पर। बस ये एक बात हमें समझ में आती है एंड ये बात नोट करने वाली है। ज्यादातर पीएसयूज अगर आप देखें सेल ऑफ हो रहा है, उनके अंदर मैसिव सेल ऑफ कहीं कहीं हो रहा है। उसका रव ऑफ इफेक्ट जो है ना, वो आपका एनबीसीसी के ऊपर थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। सो दैट ये बात है। बट मैंने आपके सामने एक ट्रेंड लाइन जो है वो शेयर करी थी। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को नहीं बनाएंगे तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं 3 दिन बाद, फिर क्या होगा? 3 दिन बाद अगर ये ट्रेंड लाइन में थोड़ा सा भी गिरावट आई तो क्या होगा? क्या आप इसको जो है शाम को देखेंगे? नहीं ना। तो जो जानता है कम से कम वो तो देखे। तो ये जो ट्रेंड लाइन चल रही थी, ये इस जगह पर अब बचाने की कोशिश है। ये बचाने की कोशिश चल रही है, ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो जाए, एनबीसीसी कोशिश कर रहा है। और यहीं पर आपके सामने या तो अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो डाउन साइड देखने को मिलेगी अच्छी खासी, और अगर ये हाईएस्ट साइड ब्रेक हो गई, हाईएस्ट साइड चल पड़ी सपोर्ट लेकर, तो फिर एक अपसाइड देखने को मिलेगी। एंड अभी के अभी मैसिव अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि हम जो है वो 10-15 रुपए यहां से चाल ले जाए। तो ये बात भी। एंड लास्ट तो भैया मूविंग एवरेज क्या कह रहे हैं, रुकावट कैसे आ रही है? बात ये है कि आपके 4 दिन की कैंडल जो है ना, वो आपके सामने है। ठीक है। अब हम जो है वो 210 215 से टूटे, बट लगातार टूटते टूटते क्या किया कि 50 डेमा को तोड़ दिया। तो अभी हम जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहे हैं, बट 50 डेमा को क्रॉस नहीं कर रहे। आपके सामने ये लाइन देखने को मिल रही है ना, ये ग्रीन लाइन, ये क्रॉस नहीं कर पा रहे। हम इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं क्या? 5 दिन हो गए क्लोजिंग नहीं दी। हम जाते हैं उसके ऊपर सेलिंग आ जाती है। ये लेवल ही ऐसा है, 181.54 का लेवल। ठीक है। अगर ये क्रॉस हो पाए तो ठीक है। अदरवाइज अगर ये क्रॉस नहीं होता है तो फिर यहाँ पर जो है ना, सीधी सी बात है, आप ट्रेंड लाइन पर खड़े ही हैं, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगी ट्रेंड लाइन, पॉसिबल है। एंड यहाँ पर ना आपको 10-15 रुपए का झटका और कहीं ना कहीं लग सकता है। तो ये अभी ना एनवीसीसी के अंदर सिनेरियो बना हुआ है। यहाँ पर अगर बच जाते तो अच्छी बात है। अब जो यहाँ पर ना शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं या वीकली ट्रेडिंग करते हैं, वो यहाँ पर क्या करेगा बंदा, वो स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर ट्रेड करेगा, पोजिशनल ट्रेड। ठीक है ना, 10-15 रुपए अगर कैप्चर करेगा करेगा, अदरवाइज स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये बात रहती है, ऐसी यहाँ पर ट्रेडिंग चलती है। ठीक है ना, ट्रेडिंग चलती है, आपका इन्वेस्टमेंट चलता है, आप इन्वेस्टमेंट करके बैठ गए, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में रिटर्न कमाना है तो कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। दूसरे अकाउंटों में खेल करते हैं लोग, तो वही करना पड़ेगा।
बहुत 90% लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो जानता है वो तो करता है। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो आप जो है ना शॉर्ट टर्म में भी रिटर्न कमाएंगे, एंड लॉन्ग टर्म में आपके पास शेयर पड़े हैं तो वो तो कमाएंगे ही, ये बात। तो अभी एनबीसीसी का सिनेरियो आपके सामने ये है, अब जो भी होगा देखने को मिलेगा। एंड लंबा टाइम नहीं लेने वाला कोई ये आपको को अगले हफ्ते आपको मंडे ट्यूसडे में आपको देखने को मिल जाए कि एनबीसीसी कर क्या रहा है। हो सकता है मंडे को ही देखने को मिल जाए कि क्या होना है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।